अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हाँ जी, क्या हाल चाल है बच्चों? ठीक ठाक हैं? आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। अच्छा, तो जैसे बच्चों, जैसे आपको पता है कि ड्यू टू कोविड-19 हम जो है अपनी जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग है और टीचिंग है उससे काफ़ी दूर हो चुके हैं, और उसी की वजह से मैं ऑनलाइन अब आजकल क्लासों का सिलसिला शुरू किया हुआ हमने। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश हम करेंगे कि यहाँ पर भी आपको ना सफिशेंट किस्म की इंफॉर्मेशन मिले, जो जिस तरह क्लास का एक इन्वायरमेंट था वहाँ पर, उसी तरह का इन्वायरमेंट हम कोशिश करेंगे यहाँ पर क्रिएट करें। तो बजाय इसके कि हम मज़ीद टाइम वेस्ट करें, पहले हमारे 6-7 मिनट वेस्ट हो चुके हुए हैं। आज हम अपना पहला लेसन शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर एट हैरो। आपने देखा जो बुक हमारी 2 है, उसका जो सेकंड पोर्शन है मॉडर्न प्रोज। मॉडर्न प्रोज के अंदर 5 हीरोज दिए हुए थे, और उसके जो स्मार्ट सिलेबस आया है उसके अंदर हमने देखा है कि 3 हीरोज हैं हमारे पास। तो उसमें एक फर्स्ट ईयर एट हैरो, दूसरा है ल्यूस पास्टर एंड मुस्तफा कमाल। ऑल दीज 3 topics and heroes will learn through online learning, inshallah taala. Here we are going to start with the first year at Harrow, written by Sir Winston Churchill. सर विंस्टन चर्चिल का ये लिखा हुआ है ऐसे जो है। तो इस ऐसे को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं जी सबसे पहले कि हु इज द राइटर, व्हाट इज हिज आइडेंटिटी, उसकी क्या आइडेंटिटी है और उसका अपना कैरियर क्या था। इसको हम थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जिस राइटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका अपनी क्या एक सोशल एक रिप्यूट थी। तो ये हमारा राइटर, हमने देखे तस्वीरें भी 2 बनी हुई है, एक उसकी यूथ टाइम की है एंड सेकंड उसकी ओल्ड एज की है। विंस्टन चर्चिल जो 1874 में पैदा हुए एंड 1965 में उनकी डेथ हो जाती है। अब वो अपने कैरियर के लिहाज से वाज अ ब्रिटिश पॉलिटिशियन, आर्मी ऑफिसर एंड फेमस राइटर। ही ऑलमोस्ट रोट 72 बुक्स। उसकी 4-5 किताबें नीचे दी हुई हैं जो वेरी फेमस हैं, और 2 दफा ये इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर रहा है। ट्वाइस ही सर्व्ड इंग्लैंड एज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1940 टू 1945। और फिर आगे हम देखते हैं कि अगेन 1951 से 1955 में फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, यानी स्पेंड अ सक्सेसफुल लाइफ। एजुकेशनल कैरियर अगर हम इसका देखते हैं तो उसने जो अपनी स्कूलिंग की है तो वो हैरो एक लंदन का इलाका है, इंग्लैंड का कैपिटल लंदन, उसके अंदर एक कॉलोनी है हैरो, और इस स्कूल का नाम भी हैरो था जहां पर उसने एजुकेशन अपनी अर्ली स्कूल की एजुकेशन दी। दूसरा है रॉयल मिलिट्री कॉलेज के अंदर वो एडमिटेड हुआ एंड इसी के अंदर वो कमीशन ऑफिसर सेलेक्ट हुआ जी। फिर हमें नीचे उसके देखते हैं कुछ फेमस बुक्स। माई अर्ली लाइफ, ये जो लेसन आप पढ़ेंगे आज जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, ये बेसिकली इसी माई अर्ली लाइफ, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे और द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी। और ये पब्लिश हुई है बुक जो उसकी माई अर्ली लाइफ 1930 में। उसके बाद एक किताब उसने लिखी इंडिया 1931, फिर थॉट एंड एडवेंचर्स, द वर्ल्ड क्राइसिस। ऑलमोस्ट इसने 72 बुक्स लिखी हैं जिनमें ये 4 किताबें उसकी बहुत ही इंटरनेशनल रिप्यूट की बेस पे मानी जाती हैं। ये था समथिंग अबाउट द राइटर। हमें थोड़ा सा इसका पता चल गया कि राइटर किसको जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है।
अब आगे आ जाते हैं हम लेसन के ऊपर। फर्स्ट ईयर एट हैरो जो हमारा लेसन है, ये बिल्डिंग है, 3 इसकी बनी हुई है स्नैप्स भी, जो है स्कूल जहाँ पर राइटर ने हमारे ने एजुकेशन ली। ये व्हाट इज हैरो? हैरो, इट इज अ फेमस हिस्टोरिकल स्कूल फाउंडेड इन 1572। 1572 के अंदर ये बनाया गया, इसकी बुनियाद रखी गई बाय जॉन लियन अंडर अ रॉयल चार्टर ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ जो है वो, उसका एक प्लान था जो जिसके तहत ये स्कूल बनाया गया। और स्कूल की प्राइड क्या है? व्हाई दिस स्कूल इज फेमस फॉर? द स्कूल हैज प्रोड्यूस्ड मैनी हाई रैंक एंड बिग गन्स। बड़े ही आला शख्सियात इससे पैदा हुई हैं, सोशल रिफॉर्मर पैदा किए स्कूल ने। बिग गन्स यानी बड़ी बड़ी शख्सियात, मैन ऑफ लेटर्स एंड ब्लू स्टॉकिंग पीपल who earned a lot repute and prizes in their practical and social career, or they are proud to be known as हेरोइन। उनको हेरोइन के तौर पे बड़ा फख्र है कि हम हैरो के पढ़े हुए हैं। ये हमारे लेसन की, या हैरो जो स्कूल जिसके बारे में राइटर में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसने अपना एंट्री टेस्ट कैसे वहां पर कंडक्ट किया व्हेन ही वाज ट्राइंग टू गेट एडमिटेड इन हैरो। क्या जाता है जी हमारे पास, आगे आ जाता है जी टाइप ऑफ लेसन। नो व्हाट टाइप ऑफ द लेसन इज दिस व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे एंड लर्निंग समथिंग। लेसन जो है, लेसन इज अ लाइट कॉमेडी एंड ऑफ कोर्स एन ऑटोबायोग्राफिकल वन। लाइट कॉमेडी का तो आपको पता चल गया होगा मतलब कि व्हाट इज लाइट कॉमेडी। हल्का फुल्का उसने अपनी जिंदगी का एक शो किया है कि ब्लेंडर या जो कुछ एक्टिविटी उसने की फॉर जस्ट गेटिंग एडमिटेड, एडमिशन लेने से पहले और एंट्री टेस्ट के अंदर क्या उसके हालात थे, किस तरह उसने कंडक्ट किया एंट्री टेस्ट को। और ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है। बिफोर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड टू ऑटोबायोग्राफिकल to the lesson, why should not first of all we define that what is autobiography? An autobiography is an account of the person's life written by that person himself. ऑटोबायोग्राफी कहते हैं कि कोई ऐसा पीस ऑफ लिटरेचर, यानी ऐसी जिंदगी का कोई हिस्सा जो राइटर खुद लिखता है अपने बारे में। और बहुत ज्यादा ऑटोबायोग्राफीज जो अवेलेबल हैं मार्केट में, जाए बड़े बड़े राइटर्स ने, बड़े बड़े शख्सियात ने अपनी जिंदगी के बारे में खुद लिखा हुआ है। जिस तरह हम गांधी हैं, उनकी देखें राय हक मिलती है हमें। उसके बाद हमारे क्या कहते हैं कि एक मशहूर राइटर हैं मुमताज़ मुफ्ती साहब, उनकी अलीपुर का अली जो है वो मशहूर है। इस तरह और कितने सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं, देखते हैं नेल्सन मंडेला, उस लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मशहूर किताब है उसकी, 2 हिस्सों में। तो इसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ये उसकी एक बुक थी माई अर्ली लाइफ राइटर की, तो ये वहां से उसने हमें ये दिया है पोर्शन। सेकंड आ जाते हैं जी, ऑटोबायोग्राफी का अपोजिट होती है बायोग्राफी। व्हाट इज बायोग्राफी? एन अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ बाय समवन एल्स। किसी शख्स की जिंदगी, जिस तरह हम मजमून लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं छोटा सा कायदे आजम की लाइफ के ऊपर, कि जो भी में इंफॉर्मेशन होती है वो पास करते हैं, तो दैट इज समथिंग बायोग्राफिकल। या इकबाल के ऊपर या किसी बड़ी शख्सियत के ऊपर जब हम ट्राई टू राइट समथिंग डाउन, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। एन अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ बाय समवन एल्स, इसको कहते हैं बायोग्राफी। ये डिफरेंस है जी ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी के अंदर। आई होप के यहां तक आपको चीज समझ आई होगी। अब इससे पीछे आ जाता है हमारे लेसन का जो मेन हिस्सा है इसके दरमियान में। अब लेसन जो है बेसिकली, इस लेसन है क्या? व्हाट डज द राइटर वांट टू टेल एंड नरेट इन हिज एसेज? अपने इस एसे के अंदर वो क्या कहने की कोशिश करता है? जिस तरह लिखा हुआ लाइफ लेसन इज अ लाइट कॉमेडी।
तो राइटर इज गोइंग टू टेल यू पीपल दैट हाउ एंड व्हाट हैपेंड व्हेन ही ट्राई टू गेट एडमिटेड इन हैरो, एक फेमस स्कूल है जो इंटरनेशनल रिप्यूट का इंग्लैंड के अंदर। जब वहां पर वो एडमिशन लेता है तो उसके साथ क्या मामलात पेश आते हैं। तो he is not hesitating just to tell you people that he did some blunders and stupid activities while he was trying to get admitted, especially when he was just trying to sit for the entry test. एंट्री टेस्ट के लिए जब वो बैठता है तो उसने कुछ ब्लंडर्स किए। दैट स्कूल वाज फेमस फॉर द ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेजेस एंड लैटिन लिटरेचर्स। ये दो मशहूर लिटरेचर्स के लिए, ग्रीक लिटरेचर के लिए और लैटिन लिटरेचर के लिए बड़ा मशहूर था। बड़ी बड़ी वहां पर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और उसने भी अपनी किस्मत वहां पर आजमाने की कोशिश की। लेकिन शर्त ये थी कि उस स्कूल में एडमिशन लेने से पहले क्या होता था, एंट्री टेस्ट होता था। अब एंट्री टेस्ट का इश्यू ये था उसके साथ कि he was unable to do Greek and Latin papers, क्योंकि उसका इसमें बेसिक इंटरेस्ट ही नहीं था कि वो ग्रीक और दूसरा लैटिन लिटरेचर पढ़े। Though he was a bit aware of that what are these two subjects, but unfortunately he was not fully fluent in these two subjects. अब होता क्या है इसके साथ, when he was given the paper for entry test, he just took the paper and before writing anything अपने पेन को वो फिक्स कर लेता है एक पेज के ऊपर, and he could not write even the single word. वो एक सिंगल वर्ड भी वहां पर अपना लिख नहीं पाता और उसकी पेन की जो है वो स्याही फैलती रहती है, स्मजेस बनते रहते हैं, डॉट्स बनते रहते हैं पूरे के पूरे पेज के ऊपर। Even he couldn't write the single answer of any question. किसी भी क्वेश्चन को वो राइट डाउन नहीं करता और टाइम खत्म हो जाता है एंड हिज पेपर वाज टेकन बैक। जब असेस किया जाता है उसको तो उसमें वो बिल्कुल जीरो है, बट he says this was because of the stroke of luck or whatever, I was admitted there because the headmaster or the principal was there named as Mr. Weldon. उसने उसे चेक किया कि शायद ये बच्चा समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्किल्स हैं इनका जो मालिक है। अगर इसको ग्रीक्स एंड लैटिन नहीं आती तो इट डजंट मीन दैट ही हैज नो टैलेंट, ही हैज नो एबिलिटी टू लर्न इन लाइफ। अब यहाँ पर हमें एक मैसेज मिल रहा है प्ले के अंदर या इस टॉपिक के अंदर कि राइटर ये कहना चाहता है कि अगर आपको कोई एक चीज नहीं आती तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन थिंग वी शुड नॉट मेक एन एनालिसिस ऑफ द पर्सन्स लाइफ। किसी भी शख्स की जिंदगी का एक चीज ना आने से हमें एक एनालिसिस नहीं करना चाहिए दैट ही इज फेल्ड। मे बी ही इज हैविंग सम मच मोर स्किल्स एंड डेक्सटेरिटीज ओवर एनीथिंग एल्स। किसी और चीज के ऊपर उसकी अच्छी डेक्सटेरिटीज हों, स्किल्स हों, एबिलिटीज हों। तो कहता लैटिन एंड ग्रीक वो लैंग्वेजेस, वो लिटरेचर मुझे ना आने के बावजूद भी आई वॉज एप्रिशिएटेड एंड वॉज गिवन द चांस टू सिट एंड ज्वाइन हैरो विद माई अदर सम। कहता कि जो नालायक स्टूडेंट थे, जो समझा जाता था जिनको ये लैंग्वेजेस नहीं आती, उनमें मुझे बिठा दिया गया, एडमिट कर लिया गया। मिस्टर वेल्डन वॉज हेडमास्टर ऑफ दैट स्कूल। कहता वो बहुत ज्यादा डीप आदमी था। ही ट्राइड टू चेक द हिडन इंटेलिजेंस इनसाइड मी, जो मेरे अंदर छुपी सलाहियतें थी उसने मुझे पढ़ने की कोशिश की और मुझे चांस दे दिया। और फिर इसी तरह हम जो बच्चे थे जो इंग्लिश पढ़ने वाले, हम इंग्लिश पढ़ते रहते, ग्रीक्स और लैटिन की क्लासों में हमें ना बिठाया जाता क्योंकि कंसिडर किया जाता था कि ये दे आर सच इडियट्स एंड स्टूपिड, दे कैन नॉट लर्न एनीथिंग, ये चीज और कुछ सीख नहीं सकती। और इस तरह हुआ ये कि कहता कि मेरा प्रोसेस ऑफ लर्निंग है जो दैट गॉट स्टार्टेड उस स्कूल के अंदर।
कहता वी वर जस्ट stupid, considered dunces, blockhead, and was not given the chance anymore just to sit for learning any Greeks or the Latin languages or the literature. हमें सिर्फ फिर इंग्लिश ही पढ़ाई जाती, but we learnt English thoroughly, very deeply, and even its very accent and dialect in a very technical way that we couldn't forget it throughout our life. मिस्टर समरवेल जो थे उसके इंग्लिश के जो टीचर थे, उन्होंने उसको इंग्लिश की ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है उन लोगों को इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया, कहता कि दैट आई गॉट इनटू माय मैरो बोन्स, कहता है कि मेरी वो जिस हड्डियों के गूदे में नहीं रच बस जाती चीज, हमने वो इंग्लिश स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रीट एक्सेंट, स्ट्रीट लैंग्वेज, उसके बाद डायलेक्ट जो भी है, सारा का सारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो हमने बड़े अच्छे तरीके से सीखा उनसे. अब राइटर इज नॉट हेजिटेटिंग टू से एनीथिंग, ही इज ऑफ द व्यू के ये जरूरी नहीं कि मेरी इंग्लिश सीखने से कोई मतलब चेंज आया मुझ में. आई वाज जस्ट स्टडिंग एज अ स्टूडेंट, इज अ लर्निंग इन अ स्कूल, जिस तरह तालिब इल्म पढ़ रहा होता है. इट हैपेंड दैट के बाय द स्ट्रोक ऑफ लक, कहता है इंग्लैंड गॉट सक्सेस, और आगे आ जाता है इंग्लैंड, खास करके जब वाटरलू की जंग में वो मारा जाता है नेपोलियन, और फिर चांस मिलता है आगे आते हैं जो इंग्लिश है उन लोगों को. तो कहता मुझे भी इस तरह एक चांस मिलता है और इंग्लिश को एक पजीराई मिलती है, एक इंटरनेशनल किस्म की रिप्यूट. उस रिप्यूट के अंदर कहता है कि I was feeling very lucky and proud that I am belonging to that category of the students के जिन्होंने इंग्लिश उस वक्त सीखी तो बड़ा तगड़ा डिसीजन लिया, बड़ा अच्छा फैसला किया. अब ये सारी की सारी और उदाद में सुना रहा अपनी. यहां पर अब हम देखते हैं कि वो खुद कहता है कि मेरी इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं थी ये चीजें सीखने में. स्ट्रोक ऑफ लक के जरिए कहता है आई केम फॉरवर्ड, और इंग्लिश को एक इंटरनेशनल रिप्यूट जब मिलती है तो उसके अंदर इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के तौर पर मान लिया जाता है. अच्छा जी, समझ आ रही बच्चों, यहां तक आवाज पहुंच रही है? ओके गुड. अब नेक्स्ट दिस हैपेंस, द राइटर इज वेरी कॉन्शियस. अब देखना ये चाहिए था कि ही मस्ट बी द सिनिकल, must be the biased on the basis that I have learned English and I shouldn't allow the other peoples to learn any language or any literature, study any other literature. He is just also forcing the students and requesting the students, you should learn other languages of the world, study other literatures of the world, that will be beneficial for you in your future. By the stroke of luck, no doubt I got succeeded in my life when the English people came forward. आगे आ जाते हैं जब तो मुझे चांस मिल जाता है, लेकिन वो biased नहीं है, ना ही is showing any kind of the prejudice, ना ही पर्सनल मैलिस की बुनियाद पे वो ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश के अलावा और कुछ सब्जेक्ट नहीं सीखना चाहिए, ना पढ़ना. वो कह रहा है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स शुड आल्सो लर्न द ग्रीक्स, Latins and other languages of the world, other literatures of the world, but they must learn English as well. वो कहता है कि अब मेरा रवैया उन लोगों के साथ वो कहता है अब मेरा रवैया उन लोगों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होगा जो खास करके इंग्लिश जो नहीं सीखते. आई विल पनिश देम, आई विल पनिश देम एंड पनिश देम वेरी हार्ड. मैंने
पनिश करूंगा और बड़ा सिवियर किस्म का पनिश करूंगा अगर वो इंग्लिश नहीं सीखते हैं, बिकॉज दिस इज देयर नेटिव लैंग्वेज। अब राइटर ने यहाँ पर एक और पॉइंट हमें देने की कोशिश की है, that we should learn all the and study all the literatures of the world and other languages of the world, but we should not forget that what country we belong and what is our native language, what is our street language. One should not forget this thing. जब वो खुद कह रहा है कि मुझे अपने जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो इंग्लिश नहीं सीखते तो आई विल पनिश देम हार्ड, इट मीन्स ही इज जस्ट फोर्सिंग यू पीपल कि हम लोगों को अपनी जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी आर fully skilled in our own language, then we'll be able just to learn other languages of the world and study the other literatures of the world. और ये एक थोड़ा सा लाइट कॉमेडी के अंदर उसने अपनी जो माई अर्ली लाइफ है एक बुक, उसमें से ये प्रेजेंट करने की कोशिश की है स्टूडेंट्स को कि जो मैसेज उसने दिया कि अगर हम जिंदगी में अगर कोई एक चीज हासिल नहीं कर सकते तो इट डज नॉट मीन दैट वी आर फेलियर all the time. No, maybe we are having skills, we are having abilities in other things, and if you are lucky कि अगर कोई अच्छा काबिल टीचर आपको देख लेता है, उसके आप हाथ आ जाते हैं, तो वो आपको स्पॉइल नहीं होने देता। तो यही हुआ उसके साथ। फिर उसने एक मिस्टर वेल्डन, एक जो हेड मास्टर थे, उनके बारे में भी बताया थोड़ा सा हमें कि किस तरह मिस्टर वेल्डन ने उसकी लाइफ को ज़ाया होने से बचाया। एक बहुत बड़े शख्सियत को उसी के यही शख्सियत सर विंस्टन चर्चिल जो है, ये लेटर अपनी लाइफ में ट्वाइस बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एंड गॉड सक्सीडेड मैनी अ टाइम इन अदर एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। काफ़ी सारी बुकों का ये मुसन्नफ भी है, राइटर भी है। ऑलमोस्ट ही रोट 72 बुक्स। वो हमने थोड़ा सा इसके राइटर के बारे में जब पढ़ा है तो चीज़ें हमें पता चली है। आई होप कि आपने भी लर्न किया होगा इससे कुछ ना कुछ। अब आ जाते हैं हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। जब हम लेसन पढ़ते हैं तो देखते हैं कि देयर आर अ फ्यू डिफिकल्ट वर्ड्स जिनके मीनिंग जो है वो स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। मूव करें आगे तो इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं हम जी। ये वर्ड मीनिंग्स हैं। वर्ड मीनिंग्स आपके सामने ये स्लाइड खुली होगी वर्ड मीनिंग्स की। इसके बाद हम एक्सरसाइजेस की देखते हैं। इनहॉस्पिटेबल, अनइनवाइटेड और अनइनवाइटिंग। फैंसीज्ड, फैंसी से है, फैंसीज्ड सेकंड वर्ब है उसका, फैंसी का। लाइट, डिस्प्ले, मेक अ शो ऑफ। ब्रॉड माइंडेड, लिबरल, ओपन माइंडेड। रिफ्लेक्शन, थॉट्स, थिंकिंग। स्मजेस, डर्टी मार्क। स्लेंडर, थिन, स्मॉल, पुअर, वीक। डंसेस, फूल, इडियट को कहते हैं ये। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर, फॉर्म, किसी चीज की जो फॉर्मेशन होती है वो। इनवेरिएबली, ऑलवेज। आ गया जी पार्शल, हैड अ टेस्ट फॉर। एक्सपोज, लेट लाइट ऑन, ब्रिंग टू व्यू। डिसर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग, जजमेंट। आगे आ जाता है रेलिवेंट, टू द पॉइंट। यूशर, डोर कीपर जो है। अनप्रिटेन्युअस, अनअज्यूमिंग। कंपोनेंट्स, फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ समथिंग। दीज आर द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। ये हैं जो दिए हुए हैं। तो आई होप के आपको ये वर्ड और उसके मीनिंग्स का भी थोड़ा सा लर्न किया होगा आपने। लेसन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी कुछ हैंडसम। आगे आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। आ जाता है आंसर दीज क्वेश्चंस। ये दिए हुए क्वेश्चन इसी लेसन के अंदर हैं, आपकी बुक्स के एंड पे भी दिए हुए हैं। ठीक है जी। द राइटर सेज द एग्जामिनर
examiners ask questions which students cannot answer and not those which they answer. Is the complaint just? के उसने यहाँ पर शिकायत की है, कंप्लेंट की है कि एग्जामिनर वो क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आंसर जो है स्टूडेंट को नहीं आता होता. Is that true? Yes, if we study the lesson, we see that he is just putting this kind of the complaints in the lesson. The examiners ask those questions which I were unable to answer them. ये उसने कंप्लेन उसकी की है. फिर स्टडी आप इसका जब देखेंगे एक्सरसाइज को तो उसमें आपको ये आंसर मिलेगा इसका बाकायदा. सेकंड ऑप्शन पे आते हैं क्वेश्चन के ऊपर. तो व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर्स. कहता आपके एग्जामिनर्स जो हैं वो किस किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं. फिर वही तकरीबन इसका ऊपर से मिलता जुलता क्वेश्चन आंसर ही है कि वो वही पूछते हैं क्वेश्चंस कि जिनको स्टूडेंट को आंसर आता नहीं होता. ठीक है. व्हाई डिड चर्चिल डू वेल इन एग्जामिनेशन. व्हाई डिड नॉट होना चाहिए. ये पहला तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप किया हुआ है. व्हाई डिड नॉट चर्चिल डू वेल इन एग्जामिनेशन. ये तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा बनता ही है कि व्हाई डिड नॉट, आगे नॉट नहीं लिखा हुआ. व्हाई डिड नॉट चर्चिल डू वेल इन एग्जामिनेशन. Why couldn't do well in examination? Because he is of the view that the examiners asked those questions which I were unable to answer them. Especially, they didn't ask me anything about the history. They didn't ask me anything about poetry, essay writing, all these things. इनके बारे में उसने नहीं पूछा लैटिन और ग्रीक में. तो ये आगे इस स्लाइड के नीचे आप बच्चे देख लें, आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं. बाकी भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं. आई होप कि आज कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा. तो इंशाल्लाह ताला विल सी यू टुमारो एक नेक्स्ट लेसन और नेक्स्ट प्लान के साथ. अल्लाह हाफिज.